हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो अपने पैरामेडिकल में वो एक तो डिग्री कोर्सेज चलते हैं, दूसरा अपने डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज आरपीएमसी के द्वारा करवाए जाते हैं, जिसमें कि 12th की जो परसेंटेज है उसके बेस पे एडमिशन होता है। और यदि अपन बात करें डिग्री कोर्सेज की, तो उसके लिए जो आरयूएचएस होती है वो एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। वो एंट्रेंस एग्जाम जनरली जो होती है वो जुलाई से अगस्त के बीच में होती है, लेकिन कोविड के बाद में थोड़ा सा ये डिले होने लगी है और एग्जाम थोड़ा सा आगे होने लगी है। तो अभी जो एग्जाम होने वाली है आरयूएचएस एंट्रेंस पैरामेडिकल की, वो जल्दी उसकी डेट आने वाली है। उसी को देखते हुए अपन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन पेपर है वो अपन सोल्व कर रहे हैं। उसी को लेके एग्जाम को देखते हुए अपन ये जो पेपर है प्रीवियस ईयर के वो अपन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 2016 के अंदर जो पेपर आया हुआ है आरयूएचएस एंट्रेंस के अंदर। देखो, आरयूएचएस पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये जो आरयूएचएस के द्वारा करवाया जाता है अलग अलग कोर्सेज के लिए, जिसमें बीआरटी आ जाता है, बीएससी एमएनटी आ जाती है, बीऑफ तो आता है, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है ही। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन 2016 के पेपर की अपन बात करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं आपको बड़े ध्यान से देखना है वीडियो, क्योंकि हो सकता है अपने आने वाले एग्जाम में वो वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हो। इस वजह से बड़े ध्यान से देखना है ये वीडियो। अपन सबसे पहले फिजिक्स का जो पेपर है उसको अपन सोल्व करते हैं, उसके बाद में एज इट इज आपके केमिस्ट्री का भी पेपर सोल्व होगा। पहले 16 का होगा, फिर 17 का, ऐसे अपन कंटिन्यूअसली पेपर सोल्व करवाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ एक चीज कि आपको इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि हो सकता है ये कि सेम एज इट इज क्वेश्चन या इनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इफ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, यदि एक क्या है, इन्होंने गोला लिया है जो कि क्या लिया है, हेमिस्फीयर लिया है, इस टाइप का इन्होंने गोला लिया है, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ डायामीटर, तो ये क्या चीज होती है, डायामीटर। आपको पता है ये जो पूरी लाइन होती है ये होती है डायामीटर, और इसको यदि आधा अपन कर दे, डायामीटर को यदि आधा अपन कर दे तो वो होती है रेडियस। तो इन्होंने क्या बोला है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन डायामीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टली टुवर्ड्स। देखो कहां पूछा है इन्होंने, ये जो सेंटर है यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे होगी। पहला ऑप्शन दिया है पैरेलल टू द डायमीटर, ये जो डायमीटर इसके पैरेलल होगा ही। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने क्या दिया है, ऑप्शन दिया है परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, ये डायमीटर है इसके परपेंडिकुलर। तो देखो दोनों ऑप्शन, तीसरा देख लो एक बार, ऑप्शन अपन देख लेते हैं, एट एन एंगल टिल्ट टुवर्ड्स द डायमीटर। देखो ये चारों तरफ के एंगल के लिए दे रखा है। चौथा ऑप्शन दे रखा है एट एन एंगल टिल्ट अवे फ्रॉम द डायमीटर, दूर की तरफ और अंदर की तरफ ये दे रखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है अपने पास, सेंटर इज, सेंटर पे यदि अपन बात करें तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, देखो यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो सेंटर पे यदि अपन बात करें तो ये, तो अपने को पता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा दूर की तरफ होता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम होती है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बी, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। डायमीटर से कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि सेंटर पे यदि बात करें तो इस चार्ज के कारण यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाए जो कि किसको दिखाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती है, तो डायमीटर के क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। तो अपने पास भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो इसका आंसर क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन आती है वो हमेशा चार्ज के क्या आती है, परपेंडिकुलर आती है। तो यहाँ पर भी वो परपेंडिकुलर किसके हो जाएगी, डायमीटर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हो सकता है आपको कंसेप्ट मिले या क्वेश्चन एज इट इज मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है 12th क्लास का ये टॉपिक है उससे रिलेटेड था। दूसरे की यदि अपन बात करें, ए पॉजिटिवली
charge particle is released from the rest in uniform electric field. The electric potential energy of the particle will be. इन्होंने क्या बोला है, एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसका मान वेरी नहीं करता है, चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर रिलीज किया है रेस्ट के अंदर, ठीक है। तो क्या पूछा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने पूछी। इन्होंने क्या पूछी अपने से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, देखो आपको पता है यदि किसी भी चार्ज पार्टिकल को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन प्लेस करते हैं तो उस पर क्या होता है, फोर्स लगता है। आपको पता है यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा यू। F बराबर कितना लगेगा, वो QE। तो जब कोई पार्टिकल यहाँ रेस्ट पे पड़ा हुआ उस पर यदि फोर्स लगेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो वो क्या जाएगा, उसको v स्पीड मिलेगी। v स्पीड मिलेगी, इसके लिए उसमें क्या स्टोर्ड हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। पहले पार्टिकल क्या था, स्थिर था, जब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन ने प्लेस किया तो क्या लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने के बाद में क्या होगा, वो फोर्स लगने के बाद में मोशन स्टेट में आ जाएगा, जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और आपको पता है कि जो एनर्जी होती है वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देख लो ऑप्शन पढ़ लो फर्स्ट, रिमेन कांस्टेंट बिकॉज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं कांस्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी पहले से ही आ चुकी है, तो उसकी पोटेंशियल जो एनर्जी है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी। इंक्रीज बिकॉज़ ऑफ द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं इंक्रीज नहीं होगी, क्या आएगी, डिक्रीज। तीसरा ऑप्शन देखिए, डिक्रीज बिकॉज़ ऑफ द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यस डिक्रीज होगी। अब इसमें देखो ये दोनों चीजें दे रखी है यहाँ पर, यदि मूव अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अपने पास में जो आंसर आएगा, राइट आंसर वो क्या आएगा, डिक्रीज बिकॉज ऑफ द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस। देखो इन्होंने बोला क्या है, मूविंग चार्ज। उससे पहले मैं अपन दो कांसेप्ट देख लेते हैं छोटे छोटे। देखो एक अपने पास में आता है Q जिसका वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। दूसरा अपने पास में आता है Q जिसकी वेलोसिटी क्या नहीं हो, 0 नहीं हो। पहला जो केस आता है वो आता है रेस्टिंग चार्ज, यदि रेस्ट में हो। दूसरा आता है मोशन स्टेट में हो। इन दोनों के बारे में देख लीजिए। यदि कोई चार्ज पार्टिकल यदि रेस्ट स्टेट में है तो इसके द्वारा ओनली और ओनली क्या, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। केवल क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जबकि यदि कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग स्टेट में है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके चारों रहेगा ही रहेगा। अपने को पता है कि सर कोई चार्ज पार्टिकल यदि रहता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहता ही है, लेकिन यदि वो गतिशील अवस्था में आ जाए तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है। कि साथ में क्या जनरेट होने लग जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी। इसका मतलब इसने क्या दिया है, ए मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें होता ही होता है, साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा वो, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, नहीं मैग्नेटिक फील्ड ओनली, नहीं बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यस बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज राइट आंसर। आपको पता है कि कोई भी चार्ज यदि मोशन स्टेट में रहता है तो उसके द्वारा करंट फ्लो होती है, और जब करंट फ्लो होती है तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो राइट आंसर इज सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम लोग बेटा आराम से इस क्वेश्चन पेपर को देखते जाइए और आप नोटिस करते रहिए, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। जो भी क्वेश्चन है आपको बता रहा हूं मैं बात, या तो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है एग्जाम के अंदर, या इनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं। तो आप पूरे डेडिकेशन के साथ में आप पेपर देखते रहिए। और एक चीज और जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों ने नीट दिया है 2021-22 में
और उनका स्कोर यदि कम हो रहा है और यदि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपन क्या करें, तो वो भी पैरामेडिकल का यदि उन्होंने फॉर्म भर दिया है, तो आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आइए, डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आइए PCW के पे, और आप भी तैयारी कर सकते हैं इस एग्जाम की। देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन है अपने पास में वो क्या है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइंस द करंट इन ए कंडक्टर। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइंस द करंट इन कंडक्टर। यदि करंट इन कंडक्टर की यदि बात करें तो देखिए जब भी अपन थ्योरी क्लासेस लगाते हैं तो थ्योरी क्लास में कंसेप्ट अपन देखते हैं। कंसेप्ट क्या देखते हैं कि यदि मान के चलो कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर यदि मान लो इलेक्ट्रॉन भी पड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते हैं जिसकी वजह से नेट करंट उसके अंदर जीरो होती है। लेकिन यदि अपन क्या करें, इसी के ऊपर यदि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड यदि अप्लाई करते हैं, इसी के ऊपर यदि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड यदि अप्लाई करते हैं, तो जो प्लस क्यू चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पे फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये गति करने लग जाते हैं। और ये जो गति करते हैं, जो स्पीड यहाँ पर होती है, वेलोसिटी होती है, उसको अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट उसको बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी बात करें तो अपन कंडक्टर की यदि अपन बात करें तो जो वेलोसिटी रहती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहती है। लेकिन और यदि लिक्विड या गैस की अपन बात करें तो उसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि उसको थर्मल वेलोसिटी पे अपन बोल सकते हैं। कब बात करें, जब अपन लिक्विड और गैस की बात करें। तो अपने को पता है कि साहब उनको क्या मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो उसके द्वारा क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। इस वजह से यहाँ पर जो आंसर आएगा अपने पास में क्या आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर यहाँ पर ना तो लिक्विड डिफाइन है या गैस डिफाइन है, इस वजह से थर्मल बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी नहीं। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए इज राइट आंसर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपन देखिए इन साइक्लोट्रॉन की अपन बात करें तो साइक्लोट्रॉन काम क्या करता है, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको साइक्लोट्रॉन को अपन काम में लेते हैं। ये एक चीज ध्यान रखना, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ाने के लिए अपन साइक्लोट्रॉन काम में लेते हैं। ये चीज आपको जरूर माइंड में रखना है। अगला देखिए, अंडरगोज एक्सीलरेशन ऑल द टाइम। हमेशा जो पार्टिकल होता है, यदि आपने साइक्लोट्रॉन के बारे में आप थोड़ा सा भी जानते हो, मैं बता देता हूं। इसके अंदर डीज बनी हुई रहती है, इसके अंदर ऐसे डीज बनी हुई रहती है, और इलेक्ट्रॉन एक बार इधर से, जो प्रोटॉन जो हैवी पार्टिकल्स एक बार इधर से एक बार इधर से, तो पूरा राउंड करता है। तो ये क्वेश्चन अपने से क्या पूछना चाह रहा है कि अंडरगोज एक्सीलरेट, क्योंकि अपने को पता है साइक्लोट्रॉन अपन किस लिए काम में लेते हैं, किसी भी भारी पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए अपन काम में लेते हैं। तो ऑल द टाइम की यदि अपन बात करें तो वो कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ये न्यूट्रॉन अलग दे रखा है, तो अपने पास में बचा क्या है, केवल भारी पार्टिकल एक प्रोटॉन बचा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा। आप पेपर करते टाइम यदि क्रॉस चेक कर पाते हो तो भी आप राइट आंसर निकाल सकते हो। क्यों, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव पार्टिकल है, जबकि साइक्लोट्रॉन केवल पॉजिटिव पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है। न्यूट्रॉन आ नहीं सकता क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है, तो बचा क्या अपने पास में, केवल प्रोटॉन। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट, ए इज राइट आंसर। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। आप ध्यान से देखते जाइए, वो जो मेन इंपॉर्टेंट लाइंस है उनको मैं बता रहा हूँ आपको, वो आप समझते जाइए। अपन बात करते हैं 6 क्वेश्चन पे। देखो, इन परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट जिसका चुंबकत्व कभी भी खत्म नहीं हो, जिसके अंदर चुंबकीय प्रवृत्ति हमेशा के लिए आ जाती है, उसको बोलते हैं अपन परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट एट रूम टेम्परेचर का मतलब जो अपने नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसकी यदि अपन बात करें तो देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, इसको ऑप्शन से ही कर सकते हैं अपन। डोमेन्स और ऑल परफेक्टली अलाइंड, यस।
यदि जो आपका राइट आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा, फर्स्ट ही राइट आंसर है, क्योंकि अपने को पता है परमानेंट मैग्नेट के अंदर जो डोमेन्स होते हैं वो होते हैं परफेक्टली अलाइंड हो जाएंगे, परफेक्टली अलाइंड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, उस पर जो मैग्नेटिज्म हो गया वो हमेशा के लिए स्टेबल हो गया। तो फर्स्ट इज राइट आंसर, डोमेन्स आर ऑल परफेक्टली अलाइंड। आगे के ऑप्शन एक बार और चेक कर लेते हैं। इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स हैव हायर मैग्नेटिक मोमेंट, नहीं, देखो उसमें डोमेन्स जो बनते हैं मैं बता देता हूं एक बार डोमेन्स के बारे में। यू बनते हैं डोमेन्स, यू डोमेन्स बनते हैं, तो इनका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में होता है। तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो, डोमेन्स आर ऑल परफेक्टली अलाइंड हो जाते हैं, जैसे उनको अलाइन होना चाहिए था वैसे कि वैसे ही अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो मैग्नेटिज्म रहता है वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा। अगला देखिए, डोमेन्स आर पार्शियली अलाइन, नहीं, पार्शियली यदि अलाइंड आएंगे तो क्या आएगा, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा जो कि उसका मैग्नेटिक जो होगा फील्ड वो चेंज करता रहेगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अगला देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज जीरो, नहीं, तो फिर टोटल जो मैग्नेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट यदि जीरो हो जाएगा तो सबका जीरो हो जाएगा, तो नेट भी क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब जो मैग्नेट है अपनी वो क्या हो जाएगी, अचुंबकित हो जाएगी। तो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, डोमेन्स आर ऑल परफेक्टली अलाइन, सबके सब सही तरीके से अरेंज हो जाएंगे, उसको बोलते हैं अपन परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़े ध्यान से देखते जाइए क्वेश्चन, आप बड़े अच्छे क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इससे आप लोगों को एटलीस्ट ये आइडिया लग जाएगा कि जो भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं वो अच्छे क्वेश्चन, उनका लेवल अच्छा रखा जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर देखो, द प्राइमरी ओरिजिन्स ऑफ मैग्नेटिज्म लाई, प्राइमरी जो ओरिजिन होता है मैग्नेटिज्म का वो कहाँ से होता है। देखो अभी अपन ने देखा था जो 2-3 क्वेश्चन, तीसरे या चौथे नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें देखा था कि जो चार्ज है वो एक तो स्टेशनरी अवस्था में होता है, दूसरा गतिक अवस्था में होता है, मोशन स्टेट में होता है। तो जो मोशन स्टेट में होता है उसके द्वारा क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इन्होंने बोला प्राइमरीली ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमेशा ध्यान रखना। देखो इन्होंने पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया है, नहीं, इससे नहीं होता है। मैग्नेटिक एटॉमिक करंट एंड इंस्ट्रिक्ट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, देखो इसमें क्या होता है, एटॉमिक करंट एंड इंस्ट्रिक्ट स्पिन। देखो ये क्या होता है साहब, न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ क्या होती है, कक्षाएं होती है, जिसके अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो इसकी वजह से इसमें क्या जनरेट होंगे, करंट जनरेट होगी। और आपको पता है जब करंट जनरेट होती है तो क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नहीं, बोथ है। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये। हमेशा जब भी मैग्नेटिज्म की बात आए आपको एक चीज ध्यान रखनी कि मैग्नेटिज्म के लिए या तो अपने पास में क्या हो, रोड मैग्नेट हो, छड़ चुंबक हो, या फिर अपने पास में कोई भी मूविंग पार्टिकल हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है। तो अपने यहाँ पर क्या आएगा, एटॉमिक करंट्स एंड इंस्ट्रिंसिक स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलते हैं आगे की तरफ। अपने को आपको पता है, देखो इंस्ट्रिंसिक जो स्पिन होती है, स्पिन को अपन ऐसे दिखाते हैं, और ये दो तरीके का होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये दो तरीके के स्पिन इसमें होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो रिलेटेड है एसी जो टॉपिक होता है अपने अल्टरनेटिंग जो करंट, उससे रिलेटेड टॉपिक है ये क्वेश्चन है। देखिए, द सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है एल ऑफ ए सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या चीज होती है, देखिए बच्चों, यदि कोई भी रोड पर यदि अपन क्या लपेट दे, तार लपेट दे यू, इसको बोलते हैं अपन सोलेनोइड। यदि इसकी लंबाई एल हो, इसके अंदर यदि अपन आई करंट फ्लो कर दे तो ऐसे जो कोयल बनती है उसको बोलते हैं अपन सोलेनोइड। सोलेनोइड ऑफ लेंथ इसकी दे रखी है एल, सेल्फ इंडक्टेंस एल दे रखा है, सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल आएगा यहाँ पर स्मॉल एल, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है वो दे रखा है ए, विथ ए फिक्स्ड नंबर ऑफ जो टर्न्स होते हैं वो दे रखे हैं एन, इंक्रीज एज,
ये कब इंक्रीज होंगे? तो अपने को पता है सोलेनोइड के अंदर जो इंडक्टेंस होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, और इसका जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो क्या होता है? एन फाई बराबर एल आई, ये होता है एन फाई बराबर एल आई। एन नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज एज नंबर ऑफ जो टर्न्स है एन वो कब इंक्रीज होंगे? देखिए तो एन बराबर क्या आता है अपने पास में? एल आई अपॉन फाई, ठीक है। वो जो फाई आता है अपने पास में वो क्या आता है? देखो फ्लक्स, यदि अपन बात करें फ्लक्स की तो फ्लक्स क्या आता है? बी ए। नंबर ऑफ एन टर्न्स है तो ये क्या आ जाएगा? स्मॉल एन। स्मॉल एन को अपन बोलते हैं टर्न्स डेंसिटी। जो स्मॉल एन है उसको बोलते हैं टर्न्स डेंसिटी। ये अपन इसको बोलते हैं, जो कि किसके बराबर आएगा? फाई बराबर एन बी ए अपॉन एल के बराबर आएगा ये। तो डायरेक्ट रिलेशन देखिए यहां पर यदि वैल्यू अपन रखें इसकी तो क्या आएगा? एन बराबर एल आई। यहां देखिए एन बी ए और ये ऊपर चला जाएगा एल। तो जो डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है इस एन को यहां कर लो तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा। इस एन को ऊपर ले जाओ आप तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर एन स्क्वायर आ जाएगा। तो डायरेक्ट जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? एल अपॉन ए। अपने को क्या करना है साहब? बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एल इंक्रीज करना पड़ेगा, ए डिक्रीज करना पड़ेगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, एल इंक्रीज एंड ए डिक्रीज। फर्स्ट देखो क्या है? एल एंड ए इंक्रीज ना, एल डिक्रीज एंड ए इंक्रीज नहीं, एल इंक्रीज करना पड़ेगा एंड ए डिक्रीज करना पड़ेगा। राइट आंसर सी। तो राइट आंसर आएगा वो सी क्या आएगा? एक बार इनका रिलेशन देख लो, एल अपॉन ए का आएगा, एल बढ़ाओगे तो एन बढ़ेंगे, ए बढ़ाओगे ए घटाओगे तो एन बढ़ेंगे। तो पूछा क्या है इन्होंने? एन इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स। यदि अपने को बढ़ाने हैं तो आपको सोलेनोइड की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको कम करना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है, सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड एक और चीज आती है, वो आती है टोरॉइड। टोरॉइड क्या होती है? यदि इसी सोलेनोइड को अपन घुमा के दोनों एंड यदि मिला दे तो जो एंडलेस सोलेनोइड होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? टोरॉइड। देखिए एक बार, जो एंडलेस, देखो ये सोलेनोइड हो गई, ये सोलेनोइड हो गई। यदि इसको अपन एंडलेस यूं कर देते हैं, यूं घुमा देते हैं और इसके ऊपर यदि अपन ये वायर लपेट देते हैं, इसको बोलते हैं अपन टोरॉइड। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। इसके लिए यदि अपन बात करें तो ये क्या आता है? बी जो आता है वो आता है म्यू 0 एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो इसके लिए यदि मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा जाए तो क्या आता है? बी बराबर म्यू 0 एन आई अपॉन 2 पाई आर। ये किसके लिए हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसेप्ट है वो क्लियर करते जाइए, क्योंकि आपको लास्ट टाइम पे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ही करनी होती है। ये भी जो अपना क्वेश्चन है वो एसी अल्टरनेटिंग जो करंट है उससे रिलेटेड है। देखिए द आउटपुट, सॉरी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो ईएमआई से रिलेटेड था, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस है उससे रिलेटेड था। ये वाला अपना एसी से रिलेटेड है। देखिए द आउटपुट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या हो रहा है? वोल्टेज कम कर दे, सेकेंडरी कोयल जो होगी उस पर वोल्टेज क्या हो? कम। मतलब क्या हो गया? लो वोल्टेज ऑन सेकेंडरी कोयल। सेकेंडरी कोयल पे जो वोल्टेज वो क्या हो? लो, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इज 24 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू 12 वोल्ट की जो हीटर है उससे जुड़ा हुआ है। द वैल्यू ऑफ द पीक करंट, क्या पूछा है? वैल्यू पूछी है इन्होंने पीक करंट की, आई नोट की वैल्यू इन्होंने पूछी है कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। देखिए जरा यहाँ पर अपने को पता है P बराबर जो आता है वो क्या आता है? वी आर एम एस आता है एंड आई आर एम एस आता है। यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखी है? वी आर एम एस दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 24। वी आर एम एस दे रखी है 24, और आपको जो P दे रखा है वो कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। जो P दे रखा है वो कितना दे रखा है? 12 वोल्ट दे रखा है। तो यहाँ पर आई आर एम एस जो आएगा वो क्या आएगा? देखिए बराबर
12/24, ये कितना आ जाएगा 1/2। आपके पास में क्या आ गया है, IRMS आ गया। पूछा क्या उन्होंने, पीक वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है, पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू अपने को पता है IRMS बराबर क्या आता है, I0/√2। तो क्या आ जाएगा 1/2। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। I बराबर क्या आ जाएगा, √2/2। देखिए आंसर में है क्या, आंसर में नहीं है तो इसको और सोल्व कर लीजिए आप। √2 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये क्या आ जाएगा 2, ये कट जाएगा। तो I0 बराबर क्या आ जाएगा, I0 बराबर 1/√2 एम्पियर। तो आपके पास में जो आंसर आएगा, देखिए कौन सा आंसर है, वन ऑफ बी इज राइट आंसर बेटा। 1/√2a इज राइट आंसर। तो आप देखिए इसमें क्या पूछा है। सबसे पहले तो आप वो चीज़ देखिए जो इन्होंने दे रखी है, उसके बाद में आप देखिए कि कौन सी चीज़ अपने को फाइंड आउट करनी है, उसके हिसाब से आप क्या कर दीजिए, क्वेश्चन को कैलकुलेट कर दीजिए। बड़ा प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर नोटिस करिएगा बेटा इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपन। क्वेश्चन देखिए, ये भी अपने अल्टरनेटिंग करंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, टू रेड्यूस द रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेट जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको अपने को रेड्यूस करना है इन LCR सर्किट। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, जो LCR सर्किट यदि सीरीज ऑर्डर में जुड़े हुए रहे तो उनके लिए जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 1/√LC। ये आती है बेटा यहाँ पर, ये ध्यान से देख लेना। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है वो क्या आती है, ये आती है ओमेगा आर। FC की FR की बात करें अपन, ये एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, ये आएगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो आ जाएगी 1/2π√LC। आपको पता है रेजोनेंस के टाइम पे ये वर्ड आता है, ये काम आता है। तो पूछा क्या आगे, सर्किट विद द जनरेटर, सीरीज विद द जनरेटर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपने को रिड्यूस करनी है। रिड्यूस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, C अपने को डिक्रीज करना पड़ेगा, सॉरी C इंक्रीज करना पड़ेगा। अपने को जो C है वो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज जब अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपन जब C को इंक्रीज करेंगे तो अपने पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप देखिए, आप दिमाग लगाइए कि साहब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो अपन कब डिक्रीज कर सकते हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने के लिए अपने को C बढ़ाना पड़ेगा, और C तब बढ़ता है जब कैपेसिटर के पैरेलल में एक कैपेसिटर अपन और ऐड कर दे, तब उसके बाद में C क्या हो जाता है, अपने आप ही कम हो जाता है। देखिए इसमें इंडक्टर भी दे रखा है, इंडक्टर रिमूव कर दे, इंडक्टर रिमूव कर देंगे तो एकदम ही जीरो हो जाएगी, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगी। अगला देखिए, द डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर शुड बी, नहीं तो अपने पास में क्या आएगा, अपने को कैपेसिटर बढ़ाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, C को बढ़ाने के लिए आपको पैरेलल में एक और कैपेसिटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट। फर्स्ट के पैरेलल ऑर्डर में क्या कर दीजिए आप, कैपेसिटर। देखिए ये L हो गया, ये C हो गया, और यदि बात सॉरी R हो गया, ये हो गया C। इसके यदि ये C है, यदि यहाँ पर भी मैं एक कैपेसिटर और ऐड कर दूंगा C का, तो इसकी जो कैपेसिटेंस हो 2C हो जाएगी। आपको भी पता है कि जब C को अपन पैरेलल ऑर्डर में जोड़ते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज होता है, और अपने को यहाँ पर क्या करना है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज ही करना है। या फिर आप L को इंक्रीज करो, दोनों में से एक को ही कर सकते हो। तो L का ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसमें C को लेकर अपन क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, F डिक्रीज हो जाएगी। तो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, B इज राइट आंसर बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ द LCR सर्किट यूज्ड फॉर द कॉम्बिनेशन शुड बी सेलेक्टेड। देखो इनका एक फॉर्मूला होता है कि यदि मान के चलो अपने को LCR सर्किट को बेटर ट्यूनिंग के लिए यदि काम में लेना होता है तो उसके लिए क्वालिटी फैक्टर अपन काम में लेते हैं, Q फैक्टर काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, Q फैक्टर काम में लेते हो। Q फैक्टर यदि आप काम में लेते हो तो जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, √L R/√C।
ये अपने पास में फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुटअप करते जाइए और ये देख लीजिए कि क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा किसके लिए है। जिसके लिए सबसे ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा उसी को अपन बेटर ट्यूनिंग के लिए काम में लेंगे। आप वैल्यू रखिए, इनकी वैल्यू देखिए कौन। आप सबसे पहले देखिए आर कम होना चाहिए, सी कम होना चाहिए और एल ज्यादा होना चाहिए। वो देख लो किसके अंदर है। आप एल देख लीजिए ज्यादा किसके अंदर है और सी देख लीजिए आप सबसे ज्यादा किसके अंदर है। तो क्वालिटी फैक्टर जो आएगा वो डी के हिसाब से आएगा, ठीक है कि नहीं। जो राइट आंसर आएगा उसका क्या आएगा, डी। आर 20 है, एल 1.5 है और सी 35 है। यदि इनको सबको कैलकुलेट यदि अपन करेंगे तो अपने पास में जो हाई आएगा वो कौन सा आएगा, डी वाला आएगा, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा अपने पास में क्या आएगा, डी आएगा। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। यदि क्वेश्चन में फिर भी गड़बड़ आपको लग रही है तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद में आप बता सकते हैं कि सर किसका ज़्यादा आ रहा है, वो आप देख लीजिए प्लीज़। जब भी आप वीडियो देखो इसको तो आप ये कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू पुटअप करना। जिसका हाई आएगा क्वालिटी फैक्टर उसी को अपन बेटर ट्यूनिंग के लिए काम में लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या बोल रहा है, एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस। आप देख रहे हो जो जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि एग्जाम मुश्किल से 1-1.5 महीने बाद में आपकी एग्जाम हो जाएगी। देखो एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का क्या दे रखा है, एक्स एल अपने को दे रखा है 10 एंड रेजिस्टेंस ऑफ आर अपने को दे रखा है कितना, 2 ओम दे रखा है। आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑर्डर, दोनों को किस में जोड़ा हुआ है, सीरीज ऑर्डर में जोड़ा हुआ है। बड़े ध्यान से देखते जाइए, ये 10 दे रखा है, ये अपने को 2 दे रखा है एंड विथ 6 वोल्ट आरएमएस इसका दे रखा है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट से इसको जोड़ा हुआ है, वी आरएमएस 6 वोल्ट से जुड़ा हुआ है इन एसी सोर्स। यहाँ पे जो सोर्स लिया है इन्होंने कैसे लिया है, एसी सोर्स काम में लिया है। देखो इन्होंने जो काम में लिया वो एसी सोर्स काम में लिया है, एसी सोर्स इन्होंने काम में लिया है। पूछा क्या है, द पावर ऑफ डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर जो आएगी सर्किट के अंदर वो क्या आएगी। अपने को पता है जब भी ऐसा सर्किट अपन काम में लेते हैं तो उसके लिए जो पावर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। कोस फाई अपन लिखते हैं जिसको करंट फैक्टर बोलते हैं अपन। तो ये क्या आएगा यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या वैल्यू अपने को दे रखी है। V अपने को दे रखी है 6 वोल्ट दे रखी है। I के लिए अपने को क्या देखना है, अपने को पता है आई आर एम एस जो आएगा वो क्या आएगा, आई आर एम एस बराबर आएगा वी आर एम एस अपॉन जेड। अपॉन क्या आएगा, जेड आएगा, यहाँ पर प्रतिबाधा आएगी। तो क्या आएगा, जेड बराबर आपको भी पता है, जेड बराबर क्या आता है, एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये आता है। इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, इसको वैल्यू रख दीजिए। और कोस फाई बराबर क्या आता है आपको पता है, देखो कोस फाई जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर अपन यदि एक्सएल मान ली, यहाँ पर यदि अपन आर मान ले तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा। तो कोस फाई क्या आएगा वो भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, कोस फाई क्या होता है। यदि आप हिंदी मीडियम से है तो लाल बटा कक्का से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आधार बटा कर्ण, आधार क्या है ये आर अपॉन एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इससे आप कैलकुलेट करिए, तीनों की वैल्यू पुटअप करिए। यहाँ पर P बराबर वी आर एम एस कितना आ रहा है 6, यहाँ कितना आएगा 6 अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। और कोस फाई क्या आ जाएगा, R कितना दे रखा है 2 और एक्सएल ये कितना आ जाएगा रूट में, पूरा एज इट इज रख दो 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो आपके पास में फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 44.4 वोल्ट। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसको आप कैलकुलेट करिएगा। और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो जब भी हम नेक्स्ट पेपर करवाएंगे उसमें अपन इसको एक बार वापस रिपीट करवा देंगे क्वेश्चन को, ठीक है कि नहीं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, आप इसको कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करने के बाद में सोल्व करने की कोशिश करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको आइडिया भी लग भी गया होगा कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन इन्होंने बना रखे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन,
इफ 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट ए कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल CO इनटू कार्बन, एक तो कार्बन में डिसोशिएट हो रहा है, एक ऑक्सीजन में डिसोशिएट हो रहा है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अचीव द डिसोसिएशन लाइज इन विच रीजन। देखो इन्होंने ये बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसके लिए अपने एनर्जी दे रहे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसको 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अपन एनर्जी दे रहे हो, कार्बन में निकल जाता है और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। उसके बाद में पूछ रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, वो जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी जो रेंज आएगी वो किस में आएगी, इनमें से निम्न में से किस में ये आने वाला है। तो देखो अपने को पता है जो एनर्जी होती है वो क्या आती है, H न्यू आती है, E बराबर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, H प्लांक कांस्टेंट होता है, H जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है और प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। तो अपन इससे न्यू निकाल लेंगे यहाँ पर H न्यू, तो न्यू बराबर क्या आ जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या रख सकते हैं अपन 10 की पावर -19 वोल्ट अपॉन 6.62 इंटू 10 की पावर -34। इनको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2.67 इंटू 10 की पावर ये, तो ये जो रेंज आएगी वो आएगी अल्ट्रा वायलेट जो रेज है इसके इक्वल आएगी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी वो किसके इक्वल आएगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन के इक्वल आएगी। तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिए और जो आपके पास में टेबल बनी हुई है उसमें आप इसको मैच कर दोगे तो आपको जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं RUHS वालों ने, थोड़ा बहुत पढ़ाई से काम नहीं कर चलेगा, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ E and B represent electric field and magnetic field, vectors of the electromagnetic wave, the direction of propagation of electromagnetic wave is along with। देखो आपको पता है जब भी ये वेव मोशन करती है तो ऐसे मूव करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की अपन बात करें तो यूं ये मूव करती है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर ये चलती है। जो E व Z होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, E व जो Z होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यदि इसको E माने तो ये B आएगा, ये E, ये B, ये E और ये B। ठीक है, तो अपने को पता है जो V होता है वो क्या आता है, E अपॉन B। जो V आता है वो क्या आता है, E अपॉन B। तो ये पूछ रहा है कि प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग विथ, तो जो प्रोपगेशन जो किसके अकॉर्डिंग चलेगी है तो क्या आएगा E क्रॉस B। E यदि ये माने और B यदि अपन ये माने, देखो U माने अपन तो अपने को जो डायरेक्शन मिलनी चाहिए U मिलनी चाहिए, E क्रॉस B। क्या मिलनी चाहिए, E क्रॉस B। तो ये देखो U डायरेक्शन में आनी चाहिए, तो अपने पास में जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, E क्रॉस B, ये आना चाहिए। वेक्टर फॉर्म होती है दोनों ही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर होती है। तो अपने पास में जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, D। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रखे हैं। तो जो 2016 का पेपर वो बड़ा यूनिक पेपर है, आप इसको ध्यान से स्टडी करिएगा इस पेपर की। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, द रेशियो ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कंपोजिशन बना रखा है इन द इंटेंसिटी ऑफ द EM वेव। अभी अभी अपन ने देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इक्वल पार्ट होता है, काम में आता है। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पर जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1:1 रेशियो आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यदि अपन बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए होता है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था उतना का उतना ही अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:1 का रेशियो आएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।